हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सांख्य दर्शन, सांख्य फिलॉसफी। सांख्य दर्शन हमने भारतीय छह दर्शन पढ़े थे: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उन भारतीय छह दर्शनों में सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है, इसके प्रणेता कौन है? कपिल मुनि है। इसके प्रणेता कौन है? कपिल मुनि है। सांख्य का अर्थ क्या होता है? सम्यक ज्ञान। सांख्य दर्शन के महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तत्व समास और सांख्य सूत्र। तत्व समास और सांख्य सूत्र इसके प्रमुख ग्रंथ हैं, जो कि किसने लिखे हैं? कपिल मुनि जो कि सांख्य दर्शन के फाउंडर हैं। सांख्य कारिका। अब सांख्य कारिका क्या है? सांख्य दर्शन जो है, इस पर बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी टिप्पणी करी। उनमें से एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है सांख्य कारिका। उनमें से एक महत्वपूर्ण टिप्पणी पर कौन सी है? सांख्य कारिका, जो कि किसने लिखी है? ईश्वर कृष्ण ने लिखी है। सांख्य कारिका सांख्य दर्शन पर की गई एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है, जो ईश्वर कृष्ण द्वारा की गई है। यह सांख्य दर्शन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो हमने सांख्य दर्शन में कौन कौन से तीन महत्वपूर्ण ग्रंथ पढ़े? तत्व समास और सांख्य सूत्र। तत्व समास और सांख्य सूत्र किसने लिखा है? कपिल मुनि ने। वहीं सांख्य कारिका क्या है? सांख्य दर्शन पर की गई एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है, जो कि किसने लिखी है? ईश्वर कृष्ण ने लिखी है। अब हम बात करते हैं सांख्य दर्शन में सिद्धांत की। सांख्य दर्शन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? सत्कारवाद का सिद्धांत, यानी कि परिणामवाद का सिद्धांत। सत्कारवाद को परिणामवाद भी कहते हैं। अब सत्कारवाद क्या होता है? सृष्टि की रचना के संबंध में सांख्य ने सत्कारवाद का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार कार्य कारण में पहले से निहित होता है। ध्यान देने की बात क्या है? कार्य कारण में पहले से निहित होता है, यानी कि कोई भी कार्य तभी होता है जबकि वो कारण में पहले से निहित होता है। जैसे कि दूध से दही का जमना, तो दही क्या है? हमारा कार्य है, और दूध क्या है? हमारा कारण है। अब देखिए, दही दूध से ही जमता है। अब गन्ने के रस से तो जम नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि दही दूध में पहले से निहित होता है, यानी कि वही कार्य होगा जो कि कारण में पहले से निहित होगा। दही से दूध, दूध से दही इसलिए जम पाता है क्योंकि दही दूध में पहले से निहित होता है, यानी कि दही हमारा क्या हुआ? कार्य हुआ, और दूध क्या हमारा हुआ? कारण हुआ। दही क्या हुआ? कार्य, और दूध क्या हुआ? कारण। तो दही दूध में पहले से निहित होता है, इसलिए दूध से दही जम पाता है। यह सृष्टि भी प्रकृति में पहले से निहित थी। सृष्टि क्या है? कार्य, और प्रकृति क्या है? सबका कारण। तो सृष्टि भी प्रकृति में पहले से निहित थी, इसलिए इसकी उत्पत्ति हुई। तो ये तो हमारा हुआ सत्कारवाद यानी परिणामवाद का सिद्धांत। अब सांख्य दर्शन किसकी बात करता है? द्वैतवाद यानी डुअलिज्म की। डुअलिज्म मतलब दो, प्रकृति तथा पुरुष। तो ये दो तत्वों को मानता है, प्रकृति तथा पुरुष। उनको मानता है और प्रकृति तथा पुरुष की सत्ता को स्वीकार करता है। तीसरा पॉइंट क्या हमारा? विकास सिद्धांत यानी इवोल्यूशन थ्योरी। इसने सृष्टि विकास का सिद्धांत दिया। सांख्य दर्शन ने सृष्टि विकास का सिद्धांत दिया है। अगर पूछे कि किसने सृष्टि विकास का सिद्धांत दिया है, तो सांख्य दर्शन ने दिया है। और इसी विकास सिद्धांत के आधार पर इसने कितने तत्वों की व्याख्या की है? 25 तत्वों की व्याख्या की है। कितने तत्वों की व्याख्या की है? 25 एलिमेंट्स की व्याख्या की है। अब हम बात करते हैं द्वैतवाद यानी डुअलिज्म क्या होता है? देखिए, डुअलिज्म से मतलब है दो। दैट से मतलब क्या है? दो। यह प्रकृति तथा पुरुष इन दो तत्वों की सत्ता को स्वीकार करता है। अब प्रकृति क्या होती है? प्रकृति ब्रह्मांड, यूनिवर्स का कारण। प्रकृति क्या है? सबका कारण है। सबका कारण है, इसलिए इसे पहला कारण कहा है। प्रकृति स्वयं अकारण, शाश्वत और सर्वव्यापी है। प्रकृति स्वयं अकारण का मतलब क्या है? कि प्रकृति सब चीजों का कारण है, लेकिन प्रकृति किसी चीज से उत्पन्न नहीं होती। प्रकृति सब चीजों का कारण है, लेकिन प्रकृति किसी से उत्पन्न नहीं होती। तो प्रकृति स्वयं क्या? अकारण है, शाश्वत, यानी कि जो रहे। शाश्वत माने जो कि हमेशा रहे। तो प्रकृति शाश्वत है और सर्वव्यापी है, इसलिए इसे प्रधान कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे प्रधान कहा जाता है। अब पुरुष की बात करते हैं। पुरुष क्या होता है? पुरुष को हम आत्मा कहते हैं, नहीं सोल भी कहते हैं। पुरुष क्या है? आत्म, सोल एक शाश्वत वास्तविकता यानी कि इटर्नल रियलिटी है। ये स्वयं शुद्ध चेतना। पुरुष क्या है? चेतना, यानी इसमें कॉन्शियसनेस है। पुरुष सभी ज्ञान का आधार और सर्वोच्च ज्ञाता है, यानी कि पुरुष क्या है? बेस ऑफ नॉलेज और सर्वोच्च ज्ञाता है। अब प्रकृति और पुरुष में क्या अंतर है? प्रकृति हमने कहा था सब चीजों का कारण है, यानी सब चीजों का कारण है, यानी जड़ है, पदार्थ है। और पुरुष क्या है? पुरुष सोल है, यानी आत्मा है।
और पुरुष में क्या होती है, चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस होती है। प्रकृति एक है जबकि पुरुष क्या है, अनेक है। प्रकृति एक्टिव है जबकि पुरुष क्या है, इनएक्टिव यानी कि पैसिव है। प्रकृति डायनामिक है, हमने जैसे पढ़ा प्रकृति एक्टिव है तो प्रकृति डायनामिक भी है यानी एवर चेंजिंग, गतिशील है, उसमें गति है। जब गति होगी तो वो चेंज भी होगी यानी उस पर परिवर्तन होता है। जबकि पुरुष हमने क्या पढ़ा, इनएक्टिव है, पैसिव है। जब इनएक्टिव है, पैसिव है तो उसमें चेंज भी नहीं होगा यानी नेवर चेंजिंग। पुरुष परिवर्तन और गतिविधि से परे है, इसमें कभी चेंज नहीं होता यानी कि नेवर चेंजिंग है। अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकास के सिद्धांत की। प्रकृति क्या है, सांख्य दर्शन ने जो विकास का सिद्धांत दिया इसके अनुसार विकास क्या है, चक्र यानी साइक्लिक, यानी कि एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और वापस इसी पॉइंट पर आ जाता है, यानी कि साइक्लिक है। साइकिल कैसी होती है, यहाँ से स्टार्ट हुई और वापस इसी पॉइंट पर आ गई। तो प्रकृति सांख्य दर्शन के अनुसार विकास क्या है, चक्र यानी साइक्लिक है। इसने इसी सिद्धांत के आधार पर 25 तत्वों की व्याख्या की। अब हम उन 25 तत्वों को देखते हैं। पुरुष, सोल यानी कि कॉन्शियसनेस, प्रकृति, फिर प्रकृति से हुआ मैथ यानी बुद्धि यानी इंटेलेक्ट, फिर इस बुद्धि से क्या हुआ, अहंकार आया, अहंकार यानी ईगो यानी कि सेल्फ आइडेंटिटी। अब इस सेल्फ आइडेंटिटी ने सत्व, रजस और तमस में इसका क्लासिफिकेशन हुआ। सत्व से क्या आया, मनस, ज्ञानेंद्रिय यानी कि हमारी सेंस ऑर्गन, कर्मेंद्रिय यानी कि ऑर्गन ऑफ एक्शन, और वहीं तमस से क्या आया, सूक्ष्म तत्व, तन्मात्रा यानी कि सब्टल सेंसेस, स्थूल तत्व, महाभूत यानी कि ग्रेट एलिमेंट, और रजस इन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम का काम करता है। अब क्या है, हमारी ज्ञानेंद्रिय यानी सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा यानी कि आईज, नोज, ईयर, टंग और स्किन। कर्मेंद्रिय जिनसे हम काम करते हैं, एक्शन माने काम करना। कर्मेंद्रिय कौन कौन सी है, हाथ, पैर, मुख, मल निष्कासनेंद्रिय, प्रजनेंद्रिय। हाथ, हैंड, लेग, मुख यानी माउथ यानी स्पीच, मल निष्कासनेंद्रिय जहाँ से हम अपना वेस्टेज जो है वो बाहर निकालते हैं यानी एलिमिनेशन, प्रजनेंद्रिय जिससे हम और प्रोक्रिएशन यानी कि और क्रिएट करते हैं। तमस, तमस में क्या क्या आ गया हमारे, सूक्ष्म तत्व यानी सब्टल सेंसेस में क्या क्या, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, और स्थूल तत्व में क्या आ गए, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, पानी, पृथ्वी, हवा यानी कि वायु। अब इन्हें याद कैसे करेंगे, देखिए आकाश में क्या होता है, साउंड होता है। आकाश क्या है, जब बिजली कड़कती है तो साउंड उत्पन्न होता है, तो आकाश से साउंड को कनेक्ट कर लिया। अग्नि, अग्नि का हम रंग देख लेते हैं कि पीले रंग की होती है। अग्नि में 3 रंग पाए जाते हैं, पीला, नीला और लाल, तो हमने उसे रूप यानी फॉर्म से कनेक्ट कर लिया। पानी, पानी का टेस्ट होता है कि पानी मीठा है, खारा है, तो पानी का टेस्ट होता है, तो हमने टेस्ट से कनेक्ट कर लिया। पृथ्वी, अर्थ, जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं पृथ्वी पर तो एक स्मेल उठती है, भीनी भीनी खुशबू उठती है, उसे हमने स्मेल से कनेक्ट कर लिया। हवा, वायु यानी वायु चल रही है, हमें कैसे महसूस होता है, टच से महसूस होता है, तो हमने हवा यानी वायु को टच से कनेक्ट कर लिया। तो हमें आसानी से लर्न हो जाएंगे। शब्द से आकाश, रूप से अग्नि, रस पानी में पाया जाता है, गंध पृथ्वी की होती है, और स्पर्श हवा या वायु का होता है। अभी हमने सत्व, रजस और तमस के बारे में पढ़ा था। तो सत्व क्या होता है, रजस क्या होता है, तमस क्या होता है। देखो सत्व क्या होता है, इसकी प्रकृति आनंद, प्रकाश यानी रोशनी और उज्ज्वल की होती है, उसका रंग क्या होता है, सफ़ेद। रजस, यह वस्तु में क्रियाशीलता यानी एक्टिवनेस का सिद्धांत है, इसका रंग क्या होता है, रेड रंग होता है यानी लाल रंग होता है। तमस, यह वस्तु में निष्क्रियता और नकारात्मकता यानी कि इनएक्टिव और नेगेटिविटी का सिद्धांत है, उसका रंग क्या होता है, काला। काला रंग क्या होता है, काला रंग नेगेटिविटी को तो दर्शाता है, और रेड रंग किसको दर्शाता है, एक्टिवनेस को। और वाइट रंग किसको दर्शाता है, आनंद को, प्रकाश को, उज्ज्वल को। और ये तीनों गुण हर इंसान में पाए जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और सांख्य में इन तीनों गुणों के संतुलन की अवस्था को ही प्रकृति कहते हैं। सांख्य में इन तीनों गुणों के संतुलन की अवस्था को ही, इन तीनों गुणों के संतुलन की अवस्था यानी कि साम्य अवस्था को ही प्रकृति कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। अब हम इन 25 तत्वों को कारण और प्रभाव के आधार पर समझेंगे। कारण क्या होता है, जो सब चीज़ों का कारण है, यानी कि जो सबको उत्पन्न तो करता है परंतु किसी से उत्पन्न नहीं होता। और प्रभाव क्या है, जो किसी से उत्पन्न तो होता है परंतु किसी को उत्पन्न नहीं करता। और कारण और प्रभाव क्या है, कारण जो कुछ चीज़ों को उत्पन्न भी करते हैं और किसी से उत्पन्न भी होते हैं। ना कारण ना प्रभाव, जो ना किसी से उत्पन्न होता है ना किसी को उत्पन्न करता है। अब देखिए प्रकृति तो हमने पढ़ा था अल्टीमेट कॉज ऑफ द यूनिवर्स यानी सबका कारण है।
तो प्रकृति, केवल कारण में प्रकृति आएगी। केवल प्रभाव जो कि सबका कार्य होते हैं, यानी कि किसी का कारण नहीं होते, जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, हमारी 5 स्थूल तत्व और मनस। तो हमारे टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 16 एलिमेंट हो गए। कारण और प्रभाव दोनों, यानी कि जो कार्य भी हैं और कारण भी, जैसे महत, अहंकार, तन्मात्राएं, यानी टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 1, 2 और 5, 7। ना कारण ना प्रभाव, यानी जो ना किसी का कारण है ना किसी का प्रभाव, ना किसी का कार्य है ना किसी का कारण, तो उसमें क्या आ गया? पुरुष। इसे हम इस चार्ट की मदद से समझते हैं। देखिए, पुरुष ना तो किसी से उत्पन्न हो रहा ना किसी को उत्पन्न कर रहा, तो पुरुष क्या है? ना कारण ना प्रभाव, ना कॉज ना इफेक्ट। प्रकृति सबको उत्पन्न तो कर रही है, सबका कारण तो है, तो प्रकृति क्या हो गया? ओनली कॉज। महत क्या है? प्रकृति से हो रहा है, प्रकृति से उत्पन्न हो रहा है, और अहंकार को उत्पन्न कर रहा है, यानी कॉज एंड इफेक्ट दोनों हो गया। अहंकार बुद्धि से उत्पन्न हो रहा है, और मनस, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, सूक्ष्म तत्व और स्थूल तत्व सबको उत्पन्न कर रहा है, तो यानी कॉज एंड इफेक्ट दोनों हो गया। अब हम मनस की, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों की बात करते हैं। ये सब चीज़ों का कार्य तो हैं, परंतु किसी का कारण नहीं है, यानी कि सब अहंकार से उत्पन्न तो हो रही हैं परंतु किसी को उत्पन्न नहीं कर रही, तो ये किस में आएंगी? ये हमारे ओनली इफेक्ट में आएंगी। सूक्ष्म तत्व अहंकार से उत्पन्न हो रहे हैं और स्थूल तत्वों को उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कॉज एंड इफेक्ट दोनों में आएंगे। वहीं स्थूल तत्व यानी महाभूत की अगर हम बात करें, तो ये सूक्ष्म तत्वों से उत्पन्न तो हो रहे हैं लेकिन किसी का कारण नहीं है, तो ये हमारे किस में आएंगे? ओनली इफेक्ट में आएंगे। तो हमने चार्ट के माध्यम से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी चीज कॉज है, कौन सी चीज इफेक्ट है। यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि सांख्य दर्शन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? सांख्य दर्शन ने कार्य कारण सिद्धांत भी दिया है। सांख्य दर्शन ने कार्य कारण सिद्धांत दिया है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दी है, या कॉस्ट इफेक्ट थ्योरी दी है। सांख्य दर्शन ने जो 25 तत्व दिए हैं, हमने भी सांख्य दर्शन में 25 तत्व पढ़े। सांख्य दर्शन ने जो 25 तत्व दिए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रमेय भी कहते हैं। वे क्या कहलाते हैं? वे प्रमेय कहलाते हैं। प्रमेय कहलाते हैं। सांख्य ने 3 प्रमाणों की बात भी की है। सांख्य ने कितने प्रमाणों की बात की है? सांख्य ने 3 प्रमाण दिए हैं। वो 3 प्रमाण कौन कौन से हैं? 3 प्रमाण दिए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, यानी कि परसेप्शन, इन्फ्रेंस और टेस्टिमोनी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सांख्य दर्शन को पूरा कवर कर लिया है। हमने सांख्य दर्शन, उसके फाउंडर, उसके महत्वपूर्ण ग्रंथ, सांख्य दर्शन के सिद्धांत, सत्कारवाद, द्वैतवाद, विकास सिद्धांत और 25 तत्वों को पढ़ लिया है। प्रकृति क्या होती है, पुरुष क्या है, प्रकृति तथा पुरुष में क्या अंतर है, इसके साथ साथ थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को भी कंप्लीट कर लिया है। साथ ही 25 तत्व जो कि सांख्य दर्शन में बताए गए थे वो भी हमने समझ लिए हैं। सत्व, रजस, तमस, इनके बारे में भी हमने नॉलेज गेन कर ली है। इसके साथ ही 25 तत्वों को कॉज एंड इफेक्ट के आधार पर भी हमने समझ लिया है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने सांख्य दर्शन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। थैंक यू।